दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम महेश शर्मा है। इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। ये हैं कुछमन राजस्थान से कुंडली आई है। 1981 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और भगवान ने पूछा है कि रत्न कौन सा पहनूं, अब काम कैसा चलेगा, आने वाली दशाएं कैसी रहने वाली हैं और कुंडली की अच्छी बातें क्या है। मैं आपको इनकी कुंडली के उत्तर देने से पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूं। किसी भी कुंडली को देखने से पूर्व उस कुंडली का पंचांग विशेष महत्व रखता है और बिना पंचांग को समझे मुझे लगता है कि कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमेशा ही उसका पंचांग बहुत मायने रखता है और प्रत्येक कुंडली का पंचांग बिल्कुल सबसे ज़्यादा आपके ग्रह कैसे परिणामों में रहने वाले हैं, आपके लिए कैसा परिणाम देने वाले हैं, ये पंचांग से ही निर्भर करता है और आगे बढ़ती हैं चीज़ें। भाद्रपद माह में जन्मे होने से व्यक्ति गोल मटोल होता है, थुलथुले बदन का होता है और सुंदर, प्रकृति के साथ साथ सुंदर व्यवहार के साथ साथ सुंदर होता है। देखने में अच्छा होता है। दक्षिणायन में जन्मे से धन के आगमन की गति जो होती है वो कभी एक जैसी नहीं होती। कभी ज़्यादा रहे, कभी कम रहे, कभी बहुत सारा धन आए, तो ऐसा होता है। शरद ऋतु में शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और ये शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से ही शुभग्रह होना शुरू होता है। इस वजह से कि व्यक्ति की कुंडली में जब शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा होंगे तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संतुलन रखने की कोशिश में रखते हैं। मतलब व्यक्ति चाहता है कि वो सभी जिम्मेदारियों का संपूर्ण वहन करे, सबको साथ लेकर के चले, आर्थिक रूप से वो मैनेज करने वाला होता है। धन का सही गमन और आगमन कैसे हो, ये इस चीज़ पे उसका फोकस रहता है। परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी वो बहुत अच्छे तरीके से सलीके से निभा लेता है, आदि आदि चीज़ें। और थोड़ा आलसी होता है। नाभि का क्षेत्र जीवन में परेशान करने वाले बन जाते हैं। इस वजह से हमें हमेशा ही नाभि के क्षेत्र को ख्याल रखना होगा उसका। आत्मबल कमजोर ना हो और धन ठीक है। रविवार को जन्मे हैं तो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, यशस्वी हैं और सबसे अच्छी बात है कि लड़ने वाले हैं। परिस्थितियों से व्यक्ति लड़ता है और उसमें अपनी जीत भी हासिल करता है। ऐसा ज्येष्ठा नक्षत्र ये पूर्व के आयु में कष्ट दे और बाद के आयु में सुख देता है। जैसे अगर अच्छे समय पे एक अच्छी दशा चल जाए तो व्यक्ति का जीवन बड़ा सुगम हो जाता है, पर एक गलत समय पे अगर सही दशा चल जाए, सही गलत पे गलत दशा चल जाए तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होती हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो नक्षत्र है इसमें जन्मे लोग थोड़े से आरंभ में कष्ट में जीवन जीते हैं, बाद में चल करके चीज़ें बहुत ज़्यादा संतुलित हो जाती हैं। विषकुंभ योग, भवकरण, व्यवसाय करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के पास सात्विकता है। ठाकुर जी के भोजन और भजन में मन लगने वाला है। शुद्ध भोजन करे, अंतःकरण पवित्र हो, मानसिक जप चलता रहे, तीर्थ का दर्शन होता रहे। अभी मैं वृंदावन से आया हूँ, आज नहीं कल ही आया। आपको बताऊँ आज भी वहाँ भक्ति माता सदैव विराजमान है और बड़ी अद्भुत वहाँ की छटा है। मतलब ये कि वहाँ पे आयु की कोई ये नहीं है कि बच्चा जो है वो 15 साल का है, जवान है तो राधे राधे नहीं कहेगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, आप अगर ठाकुर जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो लोग कहते हैं अभी काम कर लो, काम का समय है, पूजा तो जीवन भर करना है। ये बेवकूफ़ी भरी बातें सुनने को मिल जाती है आपके ही घर परिवार के भाई बहन से। बड़े बड़े जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और उनके जीवन में मांस ज़्यादा विराजमान है, तो ऐसे लोग। लेकिन वहाँ पे मैंने बात देखी, जहाँ मैं गया था, बड़ा शांत जगह, शीतल एकदम, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया। मतलब आनंद नहीं, प्राप्ति हो गई। और दरअसल बात ये भी है कि यहाँ पे क्या होता है, अभी मत करो बाद में कर लेना, पर वहाँ मैंने ये चीज़ नहीं देखी। वहाँ सब हैं राधे 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 राधे। अजीब जो है वो एक खुशबू है उस नाम की और प्रभाव है उसका, विलक्षणता, क्या छोटा क्या बड़ा। और आज भी वहाँ पे सड़क के किनारे महिलाएं बैठ करके ठाकुर जी का भजन गाती हैं, 10-15 महिलाएं एक साथ बैठ करके। ये भी मैंने देखा मथुरा में, बड़ा सुंदर वो लगा।
और वहाँ मैंने टैक्सी वाले से, जिनसे जो भी मिला उनसे सबसे मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है, शासन व्यवस्था कैसी है। सब लोग बड़े खुश हैं और बड़े अच्छे भी हैं, और बोल रहे थे कि पहले पुलिस वाले लोग खूब इधर उधर करते थे, अब ऐसा नहीं होता। और सबसे मैंने पूछा और सब लोग बड़े शासन व्यवस्था से भी बड़े खुश थे। ये भी मैं कह रहा हूँ, जाता हूँ तो सब लोगों से पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है। अब जैसे एक हैं बंगाल के बारे में मैं बताऊं, आप लोगों को लगेगा कि मैं राजनीति से प्रेरित हूं, पर किसी से प्रेरित नहीं। मैं लोगों से पूछता हूं, जब मेरा काम ही है फ़ोन पे बात करना, तो लोगों से पूछता हूं, तो वो क्या कहते हैं कि पंडित जी, आने वाले समय में बंगाल छोड़ करके कहाँ जाया जाए, क्योंकि बंगाल की स्थिति खराब है। आने वाले समय में बंगाल छोड़ करके कहाँ जाया जाए, क्योंकि बंगाल की स्थिति खराब है। राजस्थान जाऊं, गुजरात जाऊं, महाराष्ट्र जाऊं, कहाँ जाऊं। और ये जो मतलब ये हद है ममता बनर्जी जी की कि वो सुरक्षा नहीं दे पाती हैं। वहाँ हिंदुओं को इतना परेशान किया जाता है। मैं रोज बात करता हूँ, आपको कहो तो मैं रिकॉर्डिंग सुना दूँ। ये देखो, रिकॉर्डिंग आपके सामने चला देता हूँ। कहाँ गए, ये देखिए, ये मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। गुरुजी, बंगाल का हालत बहुत अच्छा नहीं है। देखो शुरू से, 5 साल में शुरू से सुनाता हूँ। जैसे गुरुजी, बंगाल का हालत बहुत अच्छा नहीं है। आने वाले 2-5 साल में कौन सा देश जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ जाके काम करने से और अच्छा रहेगा। समझे, ये रियलिटी है। अब बंगाल की हालत सबसे ज़्यादा खराब है, सबसे ज़्यादा। मतलब मन तो करता है कि कूट दूं, इतनी क्रोध की स्थिति होती है, बहुत क्रोध आता है। अभी तो ये है स्थिति, अब नहीं आगे बोलूंगा। तो ये अब आते हैं यहाँ पे, आपको कुंडली पे लेके आता हूँ। पंचांग तो हमने देख लिया। अगर इस देश का कभी कोई दुर्दशा होने वाला हो या कभी कोई दुर्गति होने वाली है, तो उसमें 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे दुर्गति कराने में। एक बिहार और दूसरा बंगाल। ये मैं लोगों से फ़ोन पे बात करता हूँ, कम से कम रोज़ दिन 10 से 15 लोगों से बात होती है मेरी फ़ोन पे, और वहाँ की समस्त चीज़ें मैं पूछता हूँ, कैसा है, क्या चल रहा है। पर उसके आधार पर बिहार और बंगाल की हालत सबसे ज़्यादा खराब है, सबसे ज़्यादा। मैं बिहार से ही बोल रहा हूँ, बिहार और बंगाल बहुत ज़्यादा। आप लोगों को अगर कुछ करना है तो यहाँ के लिए कर लो। ये है। इन्होंने पूछा है कि इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या है। ये देखिए, आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात यह है, पंचम भाव की स्थिति बड़ी अच्छी बनी है। मैंने सूत्र बताए थे कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु अकेले, बुध अकेले और शुक्र अकेले अच्छे नहीं होते। और मैंने सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली के लग्नेश होकर के मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठे और लग्नेश होकर के बुध चतुर्थ भाव में बैठे तो थोड़े बहुत कष्ट देते हैं, मानसिक शांति हमेशा भंग रहती है, यहाँ पे उद्वेगीपना मिल जाता है। इन्होंने एक सवाल पूछा था कि पंडित जी, मानसिक स्थिरता कैसे प्राप्त करी जाए। आपको वो कभी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये यहाँ बैठे हैं। क्लियर है। इस कुंडली में सबसे बड़ी जो अच्छी बात होगी कि वो, हालांकि वो चार्ट में जब बताऊं, लग्न, नवांश और दशमांश सब वो बताऊंगा कि लग्न के अधिपति यहाँ नीच के हैं और नवांश कुंडली में आपकी कुंडली का जो सुखेश है वही लग्नेश बन जा रहा है। हालांकि ये शाम वाले कार्यक्रम में, ये कुंडली का पहला हिस्सा है। तो सबसे अच्छी बात ये कि आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति पंचम में, इस वजह से व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव, समाज में एक अलग वैभव उसको मिल जाता है। भाग्य भाव के अधिपति के साथ सप्तम भाव के अधिपति का बैठना आपकी कुंडली में ये दूसरी सबसे अच्छी बात है। गुरु और शुक्र का एक साथ बैठना, कहीं पे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर भाग्य भाव के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति के साथ यहाँ बैठना ये बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली में दूसरी सबसे अच्छी बात है कि 12वें भाव के अधिपति इस कुंडली में नवम भाव के भी अधिपति होते हैं। योग कारक ग्रह होंगे इस कुंडली के लिए, और वो इस कुंडली में 12वें भाव को देख करके व्यक्ति को ऋण से और अपने जीवन में जितनी भी जिम्मेदारी उसको मिली है उसका वो संपूर्ण सरलतम और अच्छे तरीके से निर्वहन कर पाएगा। वो कभी ऋण में नहीं रहेगा और किसी का खा के नहीं मरेगा। क्लियर है। ये तीसरी सबसे अच्छी बात हो सकती है। चौथी सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति भाग्य भाव के अधिपति के साथ धन भाव के अधिपति शुक्र और भाग्य भाव के अधिपति गुरु और लाभ भाव के अधिपति शनि
गौर से देखिए, तीनों एक साथ बैठे हैं, शनि, गुरु और शुक्र। ये कुछ व्यक्ति के जीवन में आर्थिक विपन्नता के साथ सफलता दे देते हैं, घूम करके पैसे कमाने पड़े। आर्थिक तंत्र कभी कभी जीवन में कष्टपूर्ण होता है, शनि की दशा में विशेष होता है। और व्यक्ति का जो अधिकार है और जो उसका कर्तव्य है, ये दोनों का समावेश जीवन में हमेशा बना रहता है। और उससे भी अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में पर्यावरण का जो प्रभाव होता है, व्यक्ति जागरूक होता है, सामाजिक स्तर पे व्यक्ति बहुत ही समझदार होता है। धर्म कर्माधिपति योग भी यहाँ लगेगा गुरु और शनि के कारण, ये बहुत अच्छी बात होगी। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री नहीं है और कोई भी ग्रह अस्त नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है इस कुंडली में। धन और भाग्य के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति के साथ यहाँ बैठे, ये दारिद्र दोष भी बनाएंगे, शुक्र और शनि ये दारिद्र दोष भी बनाएंगे। पर उसमें कम से कम कुछ जीवटता इस मामले में मिल जाएगी कि आपकी कुंडली में इस भाव के ठीक आगे चंद्रमा बैठे हैं, जिसका परिवर्तन चंद्रमा और मंगल का बहुत अच्छा परिवर्तन माना जाएगा। हालांकि ये परिवर्तन यहाँ मंगल के साथ हुआ है, जो कि लग्नेश भी होते हैं, तो लग्नेश का परिवर्तन सुख भाव के अधिपति के साथ हुआ। और सुख भाव के अधिपति जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में नीच के बैठे, परिवर्तन योग होने के कारण इनका नीच भंग हो जाता है। और अष्टम भाव के चंद्रमा व्यक्ति को कई बार गलत तरीके से ट्रैप किए जाते हैं। वो कई बार आसानी से किसी पे भरोसा कर ले, जिसके कारण उसको कष्ट होता है, उसको मानसिक संताप झेलने पड़ते हैं। और कई दफा उसके साथ उसकी दुर्बुद्धि के कारण वो लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। मंगल और राहु में जलने की भावना आती है। राहु 7 डिग्री, मंगल 9 डिग्री। यहाँ पे ये जो योग लगा है, ये इसको आप अंगारक कह सकते हैं, और है भी, क्योंकि डिग्री में ये दोनों ही ग्रह काफ़ी क्लोज हैं। और गुरु के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। गुरु के ऊपर शुक्र बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, मारक भाव के अधिपति के साथ बैठे। हालांकि एक अलग दृष्टिकोण से मैंने इसका लाभ बता रखा है। जो व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, उसका साहस, उसका बल, घर में घुस करके मार दे, किसी को पता ना चले, ऐसा वाला। और यहाँ पे बुध आपको नारायण का भक्त बनाएंगे। यहाँ शनि आपको थोड़े बहुत आलस्य से और आपके प्रमाद में कमजोरी देंगे। यहाँ गुरु आपको आपके कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला और आपका अधिकार जगाएंगे। और यहाँ शुक्र आपकी कुंडली में आपको आलसी बनाएंगे, और वस्तुतः ये आपको पेट का रोगी भी बनाएंगे। क्लियर है? इतनी सारी चीजें, पर यहाँ पे इतने सारे ग्रह बैठे, और इसमें सबसे ज्यादा जो आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह होगा वो शुक्र ही होगा, जो नवांश कुंडली में लाभेश बन करके वहां पे जो यहाँ पे 6 नंबर में बैठे हैं शुक्र, वहां नवमांश कुंडली में भी 6 नंबर के बैठने के कारण ये आपकी कुंडली का सर्वोत्तम ग्रह बनेगा, और ये आपकी कुंडली को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। मतलब इसकी दशा आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखने वाली होगी। आपकी कुंडली का जो मारक ग्रह है वही सर्वोत्तम बली है, वही सबसे ज्यादा बली है। इसका अर्थ होगा कि आपके जीवन में आरंभ में कष्ट हो सकता है, पर बाद में कष्ट नहीं होगा। हालांकि परिस्थिति अगर दशाएं अच्छी ना चलें तो कुछ हद तक आरंभ में भी कष्ट होता है, और बाद में भी थोड़े बहुत कष्ट के साथ व्यक्ति को जीवन जीना पड़ता है। वैसे इनकी कुंडली में संतान बहुत कम, या कई बार कह सकते हैं कि कुटुंब का सुख बहुत अच्छा है। जैसे कुटुंब भाव के अधिपति शुक्र दारिद्र दोष लगा रहे, नीच के हैं, और उन्होंने बुध के प्रभावों को भी कमजोर किया है। परंतु इस भाव से इस भाव से 4 घर आगे स्वग्रही सूर्य बैठे हैं, जो व्यक्ति को उसके क्षेत्र में बहुत पारंगत, उसका कर्तव्य पथ, उसका प्रभाव, और समाज में उसका एक जो होता है वो दबंग, या जो स्वभावगत उसका जो प्रभाव है वो कभी कम नहीं होता है। धन का सुख है, कुटुंब का सुख है, वाणी का सुख है, इंटेलिजेंस है, रिकॉग्निशन है, मेहनत का फल है, और मेहनत के बाद किए गए परिणामों का सुख है। मेहनत करने के बाद मिलने वाले परिणामों का सुख है। व्यक्ति पूर्व जन्म में भी धनाढ्य रहा था, आगे भी अच्छा रहने वाला है, उसका प्रभाव कोई छीन नहीं सकता, और उसका दारिद्र कभी भी उसको कष्ट नहीं देता है। दारिद्र रहे, क्योंकि योग लगा है तो रहेगा। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो धन भाव के अधिपति, चलो ठीक है, लग्न के अधिपति चतुर्थ में पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं, और शनि जन्म कुंडली में यहां देख रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आयु और व्यक्ति को भ्रमित करने वाली आयु दे रही है, पर उसके साथ भ्रम का कष्ट दे रही है, भ्रम रहे।
और उससे कभी भी व्यक्ति निकल ना पाए। हमेशा ही उसको भविष्य की चिंता सताती रहे। कभी न कभी हमेशा व्यक्ति बेवजह के सवालों में उलझा रहता है। हमेशा ही चित्त चंचल और अपवित्र बना रहता है और बार बार वो लड़ करके जीवन से आगे बढ़ना चाहता है और कई दफा उसको नीचे आना पड़ता है, खास करके अभी चंद्रमा की दशा में। हालांकि ये कुहू योग का निर्माण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में तो कुहू योग, तृतीय भाव के अधिपति छठवें में, तो ये भी दारिद्र दोष या फिर कई बार कष्ट देते हैं। कैसे कि व्यक्ति को मेहनत खूब करनी पड़ती है, खूब मशक्कत करनी पड़े, आगे बढ़ने के लिए बड़ा दम लगाना पड़ता है, आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, परेशानी बनी रहती है कई बार ऐसा। इस वजह से गणेश जी के मंत्रों का जप आवश्यक है, गणेश जी के मंदिर का दर्शन आवश्यक है, सूर्य को अर्घ आवश्यक है। इस कुंडली में मेष लग्न की कुंडली के लिए सर्वोत्तम अच्छा अंक 4 अंक होगा। आपकी कुंडली के लिए धनु राशि के लोग, सिंह राशि के लोग और मेष राशि के लोग अच्छे होंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मंगलवार और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा, रविवार भी बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली के आधार पर घर में कलह का वातावरण रहेगा। कई बार आपको देर से चीजें मिलती हैं पर मिल जाती हैं। लग्न के अधिपति नहीं, पराक्रम भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, जो व्यक्ति को कई बार अगर आप देखें तो राहु का प्रभाव यहाँ है 9वीं दृष्टि, शनि, शुक्र, गुरु और बुध सबका प्रभाव यहाँ पे। आपकी कुंडली का सबसे जो कंफ्यूज भाव है वो 12वां है, क्योंकि राहु भी वहाँ और 4 ग्रह पहले से और भी देख रहे हैं। इस भाव से 4 घर आगे कोई ग्रह नहीं, इस भाव से 4 घर आगे कोई ग्रह नहीं, इस भाव से त्रिकोण में चंद्रमा और इस भाव से त्रिकोण में राहु मंगल का योग। इसका अर्थ होगा कि हमें ऋण देने से बचना चाहिए। वस्तुतः आप ऋण में कभी जाएंगे नहीं, पर फिर भी वो क्षेत्र कभी कभी आपको भ्रम में डाल सकता है या कभी कभी उसके कारण आप कष्ट में जा सकते हैं। लग्नेश का चतुर्थ भाव में नीच का होना ठीक नहीं होगा। इस वजह से जातक को कई बार जीवंत इधर उधर भटकना पड़ता है, जीवन में कई बार क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। और हालांकि आपकी कुंडली में पंचम भाव के ठीक होने से ये कोई भी घटनाक्रम आपके जीवन पे लागू नहीं होगा, पर मानसिक कष्ट हमेशा बरकरार रहे। पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध बनते हैं, वो जाकर के स्वग्रही हस्त नक्षत्र में व्यक्ति को आत्मीय बनाएंगे। मेहनत के साथ उसका प्रभाव जुड़ता है और वो उसके साथ एक जैसा होता है ना कि उसके साथ अपना एक आत्मीय संबंध विकसित कर लेता है और कई दफा वो इतना ज्यादा कोमल स्वभाव के साथ आगे बढ़ जाता है कि कोई भी उसका दुश्मन न बन पाए और निश्चित रूप से उसको अपनी मेहनत का परिणाम मिलता है, थोड़े विलंब से मिले। क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी रहे, उसका रिकॉग्निशन उसको मिल जाता है, उसने जो मेहनत करी उसका परिणाम उसको मिल जाता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, भाग्य का बल उसके पास होता है, मंद गति से ही सही पर चीजें उसको अक्वायर हो जाती हैं। कहने का अर्थ यह है। वहीं पे आप जब चौथे भाव पे घूम के आते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में ये कुहू योग और चतुर्थ भाव में मंगल राहु का अंगारक योग। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय क्षेत्र और व्यक्ति का रक्त ये दोनों प्रभावित हो और साथ ही साथ आपको पेट पे भी ख्याल रखना होगा। आप जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखते हो तो चतुर्थ भाव का संबंध कहां से बन रहा है? अष्टम भाव से और चतुर्थेश नीच के। इसका मतलब है कि व्यक्ति का मेंटल पीस गड़बड़ होगा क्योंकि वो भाव भी कमजोर मंगल राहु के कारण और राहु की दृष्टि चंद्रमा पे भी जा रही है। राहु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पे, तो पहले तो इस भाव को उन्होंने कमजोर किया। हालांकि राहु अगर किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठेंगे, शुभ भाव में बैठेंगे तो कभी खराब नहीं होंगे, पर वस्तुतः यहाँ पे अगर बात कभी गड़बड़ होगी तो वो सिर्फ मंगल के कारण होगी क्योंकि लग्नेश होकर के लग्न को उन्होंने अश्विनी नक्षत्र में डाला और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में 9 डिग्री पे कहाँ बैठे? केतु के नक्षत्र में। और वो केतु कहाँ? जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा के, जिसका अधिपति सूर्य स्वग्रही है। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली में लग्नेश का चतुर्थ भाव में आना और चतुर्थ भाव के अधिपति का नीच भाव में जाना या नीचस्थ हो जाना कष्टदायक होगा। तो कहाँ गड़बड़ होगी? चल अचल संपत्ति बनाने में। कहाँ गड़बड़ होगी? माता जी का स्वास्थ्य। कहाँ गड़बड़ होगी? व्यक्ति का मानसिक प्रभाव, व्यक्ति की निद्रा, व्यक्ति का सुख, दाम्पत्य और परिवार में कलह, ये चीजें हो सकती है। इसका मतलब है कि हमें इन सब चीजों पे विचार करना है और निश्चित रूप से जब कभी भी मंगल और चंद्रमा की दशा आए, राहु की दशा में मंगल आए, राहु की दशा में चंद्रमा आए, तो हमें सावधान ज्यादा रहना होगा इन सभी मामलों में। घर की शांति कैसे बरकरार रहे, कलह का वातावरण न बने, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, रक्त से संबंधित समस्या न हो, ऑपरेशन आदि के योग न बने और किसी भी तरीके से कोई बाहरी झगड़ा ला करके अपने घर में उसके लिए कोई भी पर्यावरण खराब करने का कोई अर्थ नहीं होगा।
जब आप पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव के अधिपति शुक्र के नक्षत्र में और पंचमेश पंचम में 20 डिग्री के अवस्थागत ठीक है। और इस भाव से केंद्र में चंद्रमा का जाना ठीक नहीं होता। मैंने कई बार कार्यक्रम में बात की है कि सूर्य से चंद्रमा का केंद्र में जाना थोड़ा गड़बड़ करता है। कैसे? वो अब आपके जीवन में बैलेंस को डिसएग्री करता है। और दरअसल पंचम भाव के अधिपति अगर पंचम में नहीं बैठे होते तो व्यक्ति को पिता का, माता का, समाज का, पुत्र का, पत्नी का, प्रेम का, यश का, कीर्ति का, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, प्रभाव का, इसका सुख नहीं मिलता। पर अगर वो कभी गड़बड़ी है उसमें तो वो सिर्फ इसलिए वो गड़बड़ी होगी क्योंकि इस भाव का सुख आपका गड़बड़ हो रहा है। किसी भी भाव का उपभोग क्या होता है? उस भाव का पिछला। अब इस भाव का पिछला भाव अंगारक योग से दूषित है और इस भाव के ठीक आगे इतने सारे ग्रहों का घोंच पोंच बना है। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के पंचम भाव की स्थिति में हमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी। कब? सूर्य की दशा में बिल्कुल नहीं, वो ठीक है। सूर्य की दशा में आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा, अपेंडिक्स ना हो, जॉन्डिस ना हो, लिवर से संबंधित कोई समस्या ना हो, संतान को कष्ट ना हो शारीरिक। हालांकि इन सब चीज़ों के होने के बाद व्यक्ति विजित अवश्य हो जाएगा। वो कभी इन सब चीज़ों में उलझ करके किसी भी चीज़ का और क्षेत्र का नुकसान नहीं होगा। और दरअसल वहां पे जो उसको मिलना चाहिए, जैसे पंचम भाव परिणाम का होता है, तो आपको वो चीज़ बहुत ही मजबूती से सूर्य देने का काम करेंगे। आपको डॉक्टर बना दें, आपको आपके पास लोग अपनी समस्या लेकर के आएं और आप उसका समाधान दो, क्योंकि आपके पास क्रिएटिविटी होगी। पंचम भाव क्रिएशन का होता है, तो अपने बुद्धि से, अपने प्रभाव से, अपने ज्ञान के बल पे व्यक्ति समाज को देता है। और वस्तुतः जरा विचार करिए तो लग्न में सूर्य की उच्च राशि का निर्माण हुआ है, जहां वो अपने भाव से त्रिकोण में है, मतलब उच्च की राशि से त्रिकोण में 5 घर आगे। इसका अर्थ होगा कि लग्न का भी प्रभाव कहीं ना कहीं जातक के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण और व्यक्ति को मायावी बनाने वाला है। महत्वाकांक्षा और साथ ही साथ स्वाभिमान, ये दोनों ही व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाएंगे। क्लियर है? छठवें भाव के अधिपति अगर छठवें में बैठे हैं तो खराब नहीं है। 12वें भाव पे शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि खराब नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर आप कभी कभी दूसरों को दे करके अगर कंफ्यूज हुए हैं तो वो इन्हीं सभी ग्रहों के प्रभाव के कारण। और वहां पे सबसे अच्छा जो ग्रह बना हुआ है, मैं तो समझता हूं कि वहां पे जितने भी ग्रह हैं वहां पे सबसे अच्छे और मजबूती से जो ग्रह की स्थिति बनी है वहां शनि ही अच्छे होंगे। हाँ, इस भाव के ठीक आगे चंद्रमा और इस भाव के ठीक आगे बुध, गुरु और शुक्र खराब नहीं होंगे। अब ये मजबूती कैसे होगी? व्यक्ति लड़ करके, झगड़ करके अपने ही प्रमाद से उलझता है और लड़ता है और जीतता है, और उसको पता है कि मुझे कब कौन सा काम करना है। उसके पास वो क्षमता है कि वो जीवन में प्रत्येक गतिविधि को बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण के साथ जी लेता है। और उससे भी अच्छी बात है कि कब कौन सा कदम उठाना है वो उसको बहुत अच्छे से पता है। परिस्थिति के हिसाब से कैसे अपने आप को संतुलित करना है, परिस्थिति के हिसाब से कैसे अपने आप को तैयार करना है, घर में घुस करके कैसे कौन से हथियार का इस्तेमाल करना है, ये बुद्ध देंगे। ब्राह्मणों का पूजन, दैवज्ञों का आचरण, दैवज्ञों का प्रभाव अपने ऊपर रखना और उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये बहुत अच्छी बात है। यहां रोक करके आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। भारतीय सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को कष्ट बाद में किसी अन्य धर्म के लोगों के द्वारा हुआ है, पर सबसे पहले हमारे ही अपने भगवान के स्वरूप महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो वो धर्म रहा है, आप समझ गए होंगे, उससे भी हुआ है। ये तो सबसे ज़्यादा धर्म में परिवर्तन कराते हैं। मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजा था, मैं शपथ लेता हूँ विष्णु, लक्ष्मी, पार्वती, गणेश, शिव, इसको नहीं मानूंगा। पता नहीं, आप लोग वो जरा सर्च करिएगा। मैं किसी भगवान में कभी कोई विश्वास नहीं रखूंगा। और उन लोगों को, ये कौन है पथभ्रष्ट लोग, और ये कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के प्रभाव में आ जाते हैं? बुद्धि बेच खाई है आपने, या फिर कितना बड़ा घोर पाप कर रहे हो उसका आप इस दुनिया को खुश करने के लिए तो पता नहीं कौन कौन से तिकड़म बिड़ा लेते हो, पर यमराज के यहाँ जाओगे तो क्या कहोगे? वहाँ पे क्या आपकी खाते वत्यान में लिखे जाएंगे? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग देख लो। आइए अब सप्तम भाव पे लेकर आते हैं। सप्तम भाव के अधिपति का पीछे जाना खराब नहीं होगा, और खास करके यहाँ पे उच्च राशि बनी है शनि की, पीछे ही शनि बैठे हैं, ये
उच्चाभिलाषी होंगे और उस भाव के ठीक आगे 3-3 पाप ग्रहों का बैठना खराब नहीं होगा, उस भाव का सुख मिलेगा और कम से कम व्यक्ति अपने दुश्मनों से जीतता ही है, हारता नहीं है। उसका डेली रूटीन अगर ठीक हो तो कभी भी उसको नुकसान नहीं होगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को मन मस्तिष्क से परेशानी अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा देते हैं और वस्तुतः वो आपको देखिए, चंद्रमा जो है वो बुध हस्त नक्षत्र में और चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, ये परिवर्तन व्यक्ति को क्रिएटिव, व्यक्ति को इमोशनल, व्यक्ति को सेंटिमेंटल, व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रबुद्ध और मानसिक रूप से कमजोर दोनों ही बना रहे हैं। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में बहुत ही ज्यादा बल होते देखा जा रहा है। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का संतुलन गड़बड़ ना हो, ऋण में ना जाए, कष्ट में ना रहे, कोई भी कारोबार आरंभ करने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए, बेचैन ना हो, बेचने की प्रवृत्ति ना विकसित हो और धन हटाने से मुक्त रखें अपने आप को। धन हटाए नहीं, जो चल अचल संपत्ति उसको बरकरार कैसे रखा जाए, इस पे ध्यान रखने की बारी है। आपका डीप थॉट थोड़ा कमजोर होगा, जल्दी परेशान हो जाते होंगे, छोटी बातों का बड़ा बतंगड़ बनाते होंगे, इशू क्रिएट करता है और कई बार व्यक्ति का मन और व्यक्ति के माता जी का स्वास्थ्य दोनों परेशान होता है। आपका हृदय क्षेत्र कष्ट ना दे, इसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब बीपी वगैरह और हार्ट से संबंधित कोई समस्या, दिल का दौरा वगैरह। नवम भाव, इस भाव के ठीक पीछे चंद्रमा और ठीक आगे केतु व्यक्ति को धार्मिक अनुशीलन करने वाला, धर्म का लाभ उठाने वाला, धर्म पे भरोसा करने वाला, बड़ों का आसन्न आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, तुरंत उसको सारी चीजें कई बार आशीर्वाद स्वरूप मिल जाती हैं। और व्यक्ति के जीवन में भाग्य का, व्यक्ति के जीवन में धर्म का और गुरु की दशा में धन इकट्ठा करना हो, संतान के बारे में कोई निर्णय लेना हो, उच्च शिक्षा का कोई प्रभाव विकसित करना हो, यात्राएं करनी हो, धार्मिक और मांगलिक कृत्य करना हो, कोई बड़ा अवसर प्रदान करना हो जीवन में, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तो गुरु और चंद्रमा की दशा में की जा सकती हैं चीजें। हालांकि चंद्रमा से बढ़िया गुरु रहेंगे, उसके बाद सूर्य रहेंगे। ये दोनों ही दशाएं आपके लिए हमेशा फेवरेबल रहेंगी। कोई भी काम, कोई भी शुभ कार्य आप गुरु और सूर्य की दशा में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो नवम भाव के अधिपति युति बना करके बैठे हैं बहुत सारे ग्रहों के साथ। मैंने कहा ये भाव कनेक्शन, इस भाव का इस भाव के साथ कनेक्शन, इस भाव का इस भाव के साथ कनेक्शन और कम से कम इस भाव का इस भाव के साथ कनेक्शन आपको भाग्यवादी और पिता का आचरण, पिता से सन्निकट, पिता का प्रभाव और पिता के जैसा समाज का पोषक और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लाभदायक हो जाती हैं। अब ये बहुत सारी जो तथ्य होते हैं वो आपके जीवन में मिल करके सामने आते हैं। और दशम भाव के और एकादशवें भाव के अधिपति आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं। भाव से तो वो ठीक हैं, आयु दे रहे हैं, पक्ष का बल मजबूत कर रहे हैं, कम से कम आपको तकनीक का जानकार बना रहे हैं, आपके पास अनुभव दे रहे हैं, पर वो आलस्य से आपको मुक्त भी करना चाहते हैं और जीवन के कार्य क्षेत्र में कभी कभी मशक्कत भी भरने का काम करेंगे। और व्यक्ति के पिता को बहुत चहुमुखी विकास करने वाला और व्यक्ति के आने के बाद पिता का सुख बढ़ता है और इनके भी संतति के आने के बाद इनका सुख बढ़ता है या फिर इनका प्रभाव बढ़ता है। प्रभाव, ये जो प्रभाव है वो सामाजिक वाला प्रभाव वो बढ़ते देख रहा हूँ। कर्म क्षेत्र में कभी कभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनेगी। दशम और एकादशवें भाव के अधिपति हैं, दारिद्र दोष लगाते हैं। कई बार धन देकर के व्यक्ति परेशान रहता है, देना नहीं चाहिए, निकाल लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में वैसे भी मंगल नीच के हैं, चंद्रमा बिल्कुल तटस्थ होकर के बैठे हैं, नीच के हैं। उनको और बल देने के लिए शिव जी को बेलवपत्र और सफ़ेद चावल के 16 दाने प्रत्येक सोमवार को दही के साथ या हल्दी अर्पित करना चाहिए, शहद अर्पित करना चाहिए, घी अर्पित करना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। अनार और केसर आदि अवश्य अर्पित करिए। शिव जी के मंदिर को धोने का काम आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। 12वें भाव के अधिपति 12वें को देख रहे हैं। 12वां भाव आपका सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है और वस्तुतः उस पर कई सारे ग्रहों का प्रभाव है, इस वजह से वो थोड़ी गड़बड़ी भी पैदा कर रहा है। गुरु की दशा में आप कर्ज से मुक्त होने के लिए प्रयास करिए, कभी भी अंतर प्रत्यंतर में हो। गुरु की दशा में यात्राएं करिए, गुरु की दशा में निद्रा लीजिए, गुरु की दशा में संतुलित करिए, गुरु की दशा में दवाइयाँ शुरू करिए, आदि आदि चीज़ें आप कर सकते हैं। नक्षत्र के आधार पर पुष्य, नक्षत्र के आधार पर हस्त, नक्षत्र के आधार पे उत्तरा भाद्रपद, नक्षत्र के आधार पर रोहिणी, भरणी, हस्त, पुनर्वसु और श्रवण, ये नक्षत्र किसी भी काम के लिए अच्छे रहेंगे। दिन मैंने बताया रविवार, गुरुवार और दिशा पूर्व बहुत अच्छी रहे। क्लियर है? राशियां मैंने बताई। अब मैं आपको इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बता दूं तो सूर्य बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा षडबल में ठीक ठाक होंगे,
मंगल बहुत अच्छे नहीं है, पर फिर भी वो उनके पास बल रहेगा, क्योंकि लग्नेश होकर के केंद्र में बैठे हैं तो खराब नहीं होगा, परंतु वो अपना एक डिसएग्रीमेंट जो होता है वो जातक के जीवन में करते रहेंगे और इस भाव का प्रभाव कमजोर करते रहेंगे। चतुर्थ के मंगल खराब नहीं होते, पर चतुर्थ के राहु खराब नहीं होते, मंगल बहुत अच्छे नहीं होते। चतुर्थ भाव के मंगल और चतुर्थ भाव के बुध कष्टदायक होते। इस कुंडली में सबसे कमजोर यहाँ पे चंद्रमा का बैठना ठीक नहीं होगा, यहाँ मंगल राहु का बैठना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे शुक्र का बैठना कई बार कष्टदायक होगा, यहाँ उनको नहीं बैठना चाहिए था। हालांकि वो आपकी कुंडली में सबसे आगे आत्मकारक ग्रह के रूप में देखे जा रहे हैं, तो आपको कुंडली में निश्चित रूप से देवी दुर्गा की उपासना और भगवान कार्तिकेय का हमेशा ही स्मरण करते रहना चाहिए। क्लियर है? संबंध अगर बता दूं तो आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति का चतुर्थ में जाना थोड़ा कमजोर, धन के अधिपति का यहाँ जाना ठीक नहीं, पराक्रम के अधिपति का यहाँ जाना ठीक है, पर कई बार मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। चतुर्थ के अधिपति का अष्टम में जाना ठीक नहीं होता, कुहू योग का निर्माण इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, चल अचल संपत्ति। पंचम भाव बहुत अच्छा, ये आपके एजुकेशन को बहुत प्रॉफिटेबल बनाएगा और व्यक्ति जो पढ़ता है उससे बहुत अच्छा धन भी अर्जित करता है। छठवां भाव बहुत अच्छा, सातवां भाव ठीक बना है, खराब नहीं है, अष्टम भाव थोड़ा कमजोर और चतुर्थ भाव को भी कमजोरी मिल रही है। हालांकि चंद्रमा और बुध का परिवर्तन आपके लिए हमेशा इन दोनों की दशाओं को लाभान्वित और आपके क्रिएटिविटी को बना करके और आपके कम्युनिकेशन को वो कभी भी डिसएग्री नहीं करता है। नवम भाव के अधिपति यहाँ बैठे हैं, ये आपके अधिकारों को हमेशा ही जीवंत रखेंगे। दशम और एकादशवें के अधिपति आपको कम पैसों पे कई बार आरंभ और जीवन की शुरुआत करते हुए देखे जाते हैं, पर उसके बाद 12वें ठीक बना है। मैं इस कुंडली में युति में यहाँ पे जो इतने सारे ग्रह बैठे हैं इसमें सबसे ज़्यादा बलवान शुक्र हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम शुक्र ही देंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि भी वहाँ पे ठीक होंगे, क्योंकि भाव से वो ग्रह भी खराब नहीं है। बुध तो अपनी राशि में बैठे हैं, तो कुल मिलाकर के वो भाव बिल्कुल भी छत विछत नहीं है, मतलब छठवां भाव ठीक बनेगा। वहाँ शुभ ग्रह बैठ जाते तो और भी अच्छी बात हो सकती थी। इस कुंडली में नवांश, दशमांश और लग्न का एक साथ विश्लेषण आज ही के शाम के कार्यक्रम में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबकी दशा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।